जो चैप्टर्स आपको लग रहा हो कि अभी तक मेरा ये बचा रह गया, तो शुरुआत के भले ही आप 5 डेज ले लें, 6 डेज ले लें, बट पहले वो चैप्टर्स आप जरूर खत्म करें। कब उठना, कब सोना, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाई करना, ये डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है। ज्योमेट्री वाले पार्ट में सर्कल्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग करके जाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल्स का कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड इन्वॉल्व हैं, उसको जरूर रिवाइज करें। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स तो कंबाइंड मिल जाता है। तो ये ट्रिक एंड टेक्निक आपको जरूर इंप्रूव करने चाहिए और ये किसी के बताने से नहीं आएगा, ये आप खुद ही अपने अंदर डेवलप करेंगे मॉक टेस्ट के। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग का प्रिपरेशन पूरे जोरों पे होगा। ये लास्ट मंथ है अब जेई जनवरी अटेम्प्ट 2026 के लिए, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लेकर आए हैं कि मैथमेटिक्स को ये लास्ट 1 मंथ में आप किस तरह से स्टडी करें जिससे आप अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अगर जेई मेन का अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो डेफिनेटली सभी के नजरों में रहता है कि सर 99 परसेंटाइल किस तरह से क्रॉस किया जाए या किस तरह से अचीव किया जाए। तो मैथमेटिक्स के लिए किस तरह से लास्ट 30 डेज में आप स्टडी करें जिससे कि आप आपका रिजल्ट्स, आपके रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही परफेक्ट वे में हो, इसी के लिए हम यहां पर आज। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स से या तो आप थोड़ा डरते हैं और या तो थोड़ा कहीं ना कहीं वीकनेस रह रहा हो, या कहीं ना कहीं अंदर में आपके पास फियर है कि यार मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो जेई मेन का थोड़ा आप बना पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन मैथमेटिक्स में या तो मॉक टेस्ट में थोड़ा स्कोरिंग कम हो रहा है। डेफिनेटली यहां पर कुछ हमारे पॉइंट्स को जरा ध्यान से सुनना है, उसको अच्छे से फॉलो करना है पूरे 30 डेज के दौरान, और एक्चुअली में जो मेजर पॉइंट हम लेकर आने वाले हैं वो थोड़े टाइम के बाद, और आखिरी में वो जरूर ध्यान से सुने कि लास्ट में हमने जो आपको बताया कि एग्जामिनेशंस या क्वेश्चंस में अटेम्प्ट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीजें आपको ध्यान से सुनना होगा वो आखिरी के पड़ाव पे। चलिए आते हैं, शुरू किया जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप मैथमेटिक्स के लिए मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स को, तो पहला ये कि आप अपने अंदर जो आपका वीकनेस है, वीकनेस कह सकते हैं, या फिर वो जो चैप्टर्स आपको लग रहा हो कि अभी तक मेरा ये बचा रह गया, तो शुरुआत के भले ही आप 5 डेज ले लें, 6 डेज ले लें, बट पहले वो चैप्टर्स आप जरूर खत्म करें। क्योंकि अगर चैप्टर्स बचे रह गए हैं बिना कंप्लीट किए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि चले हम कम से कम 80% ही कवर कर लें, 85% ही चैप्टर्स कवर कर लें और जेई में बैठ जाए। ध्यान देना, इसके ही एक नेगेटिव पॉइंट में आखिरी में लेकर आने वाला हूं। पहला ये माइंड तो आपको हटा देना है कि केवल 80%, 85%, इवन 75% से हम अपीयर करें। पहले सारे चैप्टर्स आपको जेई मेन लेवल पे कवर करना बहुत जरूरी है, फर्स्ट पार्ट। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जिनके कुछ चैप्टर्स अभी बचे पड़े होंगे, भाई जितना जल्दी हो उसे खत्म किया जाए। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कहीं से भी मटेरियल, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है पीवाईक्यू की बुक। तो लास्ट 4 इयर्स और इवन 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा आपको अभी मटेरियल मिलेगा जो पीवाईक्यू की बुक है। आप वहीं पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को निकालें, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। कुछ बुक्स में ऐसे होते हैं कि टॉपिक वाइज भी डिवाइडेड होते हैं। इवन पीडब्ल्यू की जो बुक है, पीवाईक्यू की बुक, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, उन्होंने टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट कर दिया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सारे बुक्स में हर एक चैप्टर्स में 300 सवाल है, 400 सवाल है, अगर कवर न कर पा रहे हो तो हर एक टॉपिक से तो कम से कम आप 30 क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। लेट अस सपोज कि 4 से 5 टॉपिक में डिवाइडेड है, तो 40 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक का कवर करके तकरीबन 150 क्वेश्चंस हम इस हर एक चैप्टर्स में अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो आपके पास मटेरियल, आपको बहुत ज्यादा दाएं बाएं देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आखिरी पड़ाव में ना बच्चों में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। आपके माइंड में लगता है कि अब इस महीने में क्या होगा, मेरा ये चैप्टर्स रह गया, मेरा ये टॉपिक या ये सेगमेंट वीक है। पहला चीज कि ये सब माइंड से आपको हटाना होगा जरूर कि कौन सा चैप्टर्स रह गया है। पहले तो उसका सोल्यूशन आपके पास कि जो चैप्टर्स रहा वो आपको तो कंप्लीट करना ही है। दूसरी चीज कि जो टॉपिक आपको वीक लगता है, जो चैप्टर आपको वीक लगता है, उस चैप्टर्स में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इवन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस का तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इवन सारे चैप्टर्स आपको करने होंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको ये लगे दिमाग में कि नहीं हम थोड़ा कंजूसी कर लें, इस चैप्टर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम बना लें और मेरा मैथ्स हो जाएगा, भाई एकदम से धाराशाही हो जाओगे, ये ध्यान देना। करेक्ट। तो पहला चीज है कि आपको क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैथमेटिक्स में एकदम से किसी भी चैप्टर्स में आपको लगता है वीक है, कम मार्क्स आते हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर कम आ रहे हैं, भाई क्या करो, जिस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते या कम बनते हैं उससे डर। जैसे कि मुझे जहां तक याद है कि अपने टाइम पर मुझे एक चैप्टर्स का तभी बाइनोमियल थ्योरम का एक आता है, एनसीआर का समेशन।
अब एनसीईआर के समेशन में तभी जब मैं पढ़ता था और शायद मैं जब भी टेस्ट देता था तो फुल सिलेबस में जब भी एनसीईआर का समेशन आ जाता था क्वेश्चन, तो मैं डर जाता था। अरे यार, ये एनसीईआर का ये समेशन मेरे से तो होता नहीं है, ये मुझे बहुत डर लगता। तो हर एक टेस्ट में जब वो डर था, तो मुझे लगा कि ये डर को तो मुझे खत्म करना होगा। मैंने क्या किया, बुक निकाले, बुक से एग्जाम्पल्स मैंने पहले कलेक्ट किए एनसीईआर के समेशंस, उसकी क्या थ्योरी है वो पहले मैंने निकाला, और उस थ्योरी को पहले एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस जो मैंने देखे, पढ़े, सीखे, उसको फिर मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया क्वेश्चंस पे। मैं 1 दिन 2 दिन लगातार मैथमेटिक्स की पढ़ाई में सिर्फ एनसीईआर के समेशंस पे प्रैक्टिस करा। जब वो खूब सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए, तब जाकर के मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब अगर ये क्वेश्चन वापस से मेरे पास टेस्ट में मिले, तो फिर कम से कम इस टॉपिक के क्वेश्चंस अब नहीं छोड़कर आऊंगा। और आ गई 1-2 टेस्ट में वो फिर से एनसीईआर का सिग्मा का क्वेश्चन आया और हमने बनाया। जब बनाया तो लगा कि अंदर यार, अरे यार, ये जो स्टाइल से जो हमने पढ़ा, जो चैप्टर्स हमें डर लग रहा था, कमजोर जो मुझे फील हो रहा था कि नहीं ये टॉपिक मेरा वीक है, मैंने उस पे प्रैक्टिस करके और उस टॉपिक को स्ट्रांग बना दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, पहला चीज। और प्रैक्टिस में भी बहुत ही सीक्वेंस में आपको स्टडी करना चाहिए। किसी भी एक सेगमेंट में ऐसा ना हो कि लास्ट के 30 डेज में, 20 डेज में आप सिर्फ एक ही सेगमेंट जस्ट लाइक अलजेब्रा, जस्ट लाइक कैलकुलस और 2D और 3D, सिर्फ एक ही पार्ट पर ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वली आपको जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ, आपको जरूर स्ट्रॉन्ग सेगमेंट लगना चाहिए। हाँ, नहीं कैलकुलस मेरा स्ट्रॉन्ग है, या मेरे पास 2D या 3D ऐसे है कि ये स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, तो इसके क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हमसे बनते हैं टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट अभी आप अपियर कर रहे होंगे या अब आप देने वाले। तो वो सेगमेंट को तो स्ट्रॉन्ग आपको खुद ही अंदर फील होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे सेगमेंट्स हम पढ़ाई करेंगे जरूर। चलिए आते हैं, और मैथमेटिक्स को लेकर के एक एक करके मैं आपको पार्ट बता देता हूं। पढ़ने से पहले अगर आपके माइंड में ये लग रहा है कि भाई नंबर्स कम है या किस तरह से कवर किया जाए, तो सुनते जाना है एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। भाई अगर अब पढ़ाई कर रहे हो आखिरी के 3 दिन, ऊपर से भी आप मोबाइल अगर आप साथ में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच का आप स्कोर देख रहे हैं मोबाइल पर, आपको भले ही लग रहा है कि 2 मिनट का वक्त, लेकिन वो एक्चुअली में आपका माइंड वहां इन्वॉल्व है। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग मैच आपका माइंड इन्वॉल्व है कि अभी कौन बैटिंग कर रहा, अभी इंडिया का क्या स्कोर हुआ, या फिर कोई दूसरी टीम का क्या स्कोर हुआ। ये इस तरह से एकदम 1 महीने दूर हो जाए, पहले चीज तो डिस्ट्रैक्शंस तो एकदम ही, मतलब 0/सन्नाटा एकदम हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ घर, और अगर फ्रेंड्स हैं काफी क्लोज फ्रेंड्स, तो उनसे भले ही पर डे या 1 से 2 दिन में अगर बात करनी हो तो सिर्फ उसी के लिए, उसके अलावा अब फोन की यूज करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, ये ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। बच्चों के माइंड में अभी क्या लग रहा, अरे यार पता नहीं अब आखिरी 30 डेज है, तो क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं, या फिर मेरे से इतना हो रहा, मैं हम 80% तक पहुंच रहे हैं, क्या 99% पहुंच पाएंगे नहीं। अगर ये माइंड में आपने सोच बना लिया, तो डेफिनेटली पहले ही आप अपने खुद को डिमोरलाइज कर। तो ये जरूर सोचना है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं, उनके दिमाग में कम से कम ये ओवर थिंकिंग तो नहीं होता। मैं बता देता हूं, जो टॉपर्स हैं या जो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, उनके पास भी मटेरियल वही है जो मटेरियल आपके पास, बस वही होता कि कौन सा कंसिस्टेंट वे में प्रिपरेशन कर रहा। कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर आपके अंदर ओवर थिंकिंग है, अगर आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन हो रहा, इसका मतलब है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं ये बता दूं कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वर्ड अगर आपको सुनना हो तो मैं बता देता हूं, वो है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है। क्या कब उठना, कब सोना, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाई करना, ये डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है। अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया, और इसी डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी मतलब कोई सा भी एक दिन गैप नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप पढ़े, कभी मूड किया तो पढ़ लिया, मूड नहीं किया तो नहीं पढ़ा। तो अगर आप टॉपर्स या रैंकर्स के बीच में अपने को डिफरेंस अगर आप मानते हैं, तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का है, वो है डिसिप्लिन, वो है कंसिस्टेंसी का। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो नहीं होगा, अगर आप ओवर थिंकिंग में जोन में जा चुके हैं तो भी नहीं होगा। ध्यान देना है आपको, ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा। रिजल्ट आपका सेकेंडरी है। रिजल्ट सेकेंडरी, आपको सेकेंडरी पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है प्राइमरी पे। प्राइमरी क्या पार्ट हुआ कि किस स्टाइल में, किस प्रोसेस में अब हम लास्ट के 30 डेज को प्रैक्टिस करें जिससे मेरा रिजल्ट मैक्सिमाइज। तो ये चीजों को पहले आपके दिमाग में रखना है कि रिजल्ट इज अ सेकेंडरी। दूसरा, ओवर थिंकिंग नहीं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। एंड थर्ड पॉइंट कि अब आपको अभी से ही मॉक टेस्ट शुरू कर देना। अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट ये लास्ट के 1 महीने पर डे एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब अभी जैसे मैंने बात करी शुरू के कुछ बच्चों,
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 5 डेज 5 चैप्टर्स 6 चैप्टर्स अभी रिमेनिंग। जितना जल्दी हो ये पेंडिंग चैप्टर्स खत्म कर दिया जाए। रिवीजन तो आप अभी 30 डेज सेगमेंट वाइज सीक्वेंस वाइज आप प्लानिंग वे में तो करते ही रहेंगे। जैसे कि मान लें कि जिसका चैप्टर्स खत्म हो चुका है, अब वो मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप एक दिन में हर रोज फुल सिलेबस तो रिवाइज नहीं कर सकते। भले ही आप टेस्ट अपियर कर रहे हैं फुल सिलेबस का, लेकिन क्या करें, पर डे के लिए डिफाइन कर दे कि 2-2 चैप्टर्स हम पर डे रिवाइज कर रहे हैं। इफ यू आर स्टडिंग 4 आवर्स मैथमेटिक्स, तो एक दिन में मैथमेटिक्स को 4 आवर्स में 2-2 घंटे आप डिवाइड कर दे 2 चैप्टर्स में। तो अगर अराउंड 30 चैप्टर्स हैं अगर आपको स्टडी करने के, तो 15 डेज में आप एक बार पूरा 2-2 घंटे में 2-2 चैप्टर्स पर डे के हिसाब से आप 15 दिन में रिवाइज कर लेंगे। रिवीजन के लिए बेस्ट वे मैं बता देता हूं कि आप पहले जरूर अपने नोट्स या फिर अगर आपके पास जो भी मटेरियल या बुक है उसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़े। स्टूडेंट यहीं पर मार खाते, किस तरह से रिवाइज करना, वो क्या करते, अरे मुझे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, वो तुरंत मटेरियल उठाएंगे और क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे। पता चला 10 में से 4 बने, 6 बने, 4 नहीं बने। और वही मॉक टेस्ट में भी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन नहीं बनने के कारण ये, क्योंकि आप जब रिवाइज कर रहे हैं यू हैव नॉट सीन द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो देखना भाई, देख सॉल्व्ड एग्जांपल कैसे कैसे क्वेश्चंस में। आप मत बना 20 सॉल्व्ड एग्जांपल्स, देख ले एक बार चैप्टर्स में, उसमें से 3-4 बना ले, लेकिन पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ ले। मैथ्स का ये पढ़ने की बात कभी नहीं कहा जाता, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ये रिवीजन का टेक्निक है। तो आप जब सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक चैप्टर्स का 15 से 20 पढ़ लेते हैं और उसमें से 3-4 खुद से प्रैक्टिस करके बना लेते हैं, तो कम से कम सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आपके दिमाग से गो थ्रू हो गया, रिवाइज हो गया, राइट। और जैसे ही आपके माइंड में यहां पर पहुंच चुका है, फिर अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो दनादन दनादन दनादन, क्योंकि जहां आप क्वेश्चंस को अभी एक सवाल में 10 मिनट में बना रहे थे, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में आपको टाइम लग रहा था, अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने अभी एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लिया, वो तुरंत स्ट्राइक होगा। जहां 10 मिनट में बन रहा था वो सवाल 5 मिनट के अंदर आप बना लेंगे, 4 मिनट में बना लेंगे, क्योंकि आपने अभी वो टॉपिक पढ़ा है। तो ये रिवीजन करने का स्टाइल है। अभी से 30 डेज के लिए क्या करो, पर डे, अगर नहीं कर रहे थे अभी तक, पर डे 2-2 चैप्टर्स का रिवीजन। 2-2 चैप्टर्स के रिवीजन में पहला एक नजर हम 20 मिनट्स, आधे घंटे में आप सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, 2-3 बना सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर कुछ नहीं, डीपीपी कुछ नहीं अगर आपके दिमाग में आ रहा, पीवाईक्यू बुक उठाओ, पीवाईक्यू बुक के क्वेश्चंस बनाओ, स्टार्ट कर लो। तो अगर ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स देकर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस बना रहे, तो डेफिनेटली आपके सारे चैप्टर्स काफी अच्छे से रिवाइज होते जाएंगे और स्ट्रांग होंगे। ये तो रही पहली बात, किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। दूसरी बात, अभी से ही मॉक टेस्ट शुरू कर देना। मॉक टेस्ट में भले ही आपको लग रहा हो कि 70% अभी मार्क्स आ रहे हैं, अभी तुरंत इमीडिएट आपको मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर देखना कि क्या आगे आने वाले एक वीक में 10-10 डेज में जो मैंने मॉक टेस्ट दिए, क्या इसका रिजल्ट इंप्रूव हुआ या नहीं, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत। अभी आप अगर 120 फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो क्या आने वाले 10 डेज में मेरा 150 प्लस हुआ कि नहीं, 160 तक टच कर पाए या नहीं, ये आपको अभी ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और अब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट की मैं एक और बेस्ट पार्ट में बताऊंगा रिवीजन लास्ट में, करेक्ट। जो मैंने कहा था कि आखिरी जो आज का जो गोल्डन वर्ड्स आने वाले हैं वो लास्ट में आने वाले हैं, और मैंने अभी हिंट दे दिया कि मॉक टेस्ट के रिवीजन की स्ट्रेटजी। खैर, अभी हम अब आए कि जैसे ही आपका रिवीजन चल रहा हो, अब आपका फोकस, इवन सिंस मॉक टेस्ट भी देंगे तो उससे भी आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट्स के क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, कौन से सेगमेंट्स के क्वेश्चंस थोड़े से टाइम लेते हैं। तो वैसा ही हम अपने एक्सपीरियंस से इधर लास्ट के जो कुछ सालों में, क्योंकि एक्सपीरियंस तो अब 12 साल का है, लेकिन अगर मैं 10 इयर्स बैक का मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस निकालूंगा तो अभी का कंपैरिजन में कोई फायदा नहीं होने वाला। सो लास्ट के 4-5 इयर्स में जो ट्रेंड चल रहा हो मैथमेटिक्स, एवरीबॉडी नोज कि लास्ट के 4-5 इयर्स में मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव ज्यादा रहे हैं। तो उसी के सीक्वेंस में बना करके इधर कुछ चैप्टर्स हम यहां पर आपके सामने रखे कि किस तरह से आपको प्रायोरिटी वाइज बनाना चाहिए कि जब भी आप मॉक टेस्ट अपियर करें और इवन भी जेई के एग्जामिनेशंस में आप अपियर करें, तो पहले कौन से सेगमेंट्स के क्वेश्चन सेलेक्ट करें। मैं बता देता हूं, आप कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा, अगर आप 99 परसेंटाइल तक पहुंचाना हो, तो ऐसा तो नहीं कि 25 के 25 क्वेश्चंस आप बना कर, जो 25 क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो तो टॉप रैंकर्स में हो ही गए। लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चन सारे के सारे नहीं सॉल्व कर पा रहे बनास में, तो इसका मतलब है कि हो सकता है आप 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, हो सकता है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। 99 परसेंटाइल के लिए अगर मैं कह दूं
तो 16 to 18 क्वेश्चंस अगर आप करेक्टली सॉल्व करते हैं, डिपेंड ऑन द शिफ्ट कि उस शिफ्ट का पेपर कैसा है, यू विल अचीव 99% राइट। तो वो 25 क्वेश्चन के लिए नहीं, 18 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं बेयर मिनिमम। 18 क्वेश्चंस के लिए आपको 7 क्वेश्चन नहीं बनाने। तो 7 क्वेश्चन नहीं बनाए तो यू हैव टू बी सेलेक्टिव। आप उसमें से मैथमेटिक्स से सेलेक्ट करें क्वेश्चंस कि कौन सा बनाना है, कौन सा छोड़ना है। ये ध्यान दो ना, आप मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो ये ट्रिक एंड टेक्निक आपको जरूर इंप्रूव करने चाहिए, और ये किसी के बताने से नहीं आएगा, ये आप खुद ही अपने अंदर डेवलप करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। मेरे सामने कुछ चैप्टर्स है, प्रायोरिटी वाइज हमने बनाए हैं। देखें किस तरह से प्रायोरिटी वाइज में आप मैथमेटिक्स को लेकर के आप इसी तरह से सीक्वेंसिंग में अभी भी मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करें, और एट द एंड फिर अपना भी एक सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसी की तरफ फॉलो होने वाला है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर मैं कहूं कि मुझे किस टाइप के सेगमेंट्स के क्वेश्चंस रखने हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में चैप्टर्स रखने हैं। तो वो ये कुछ चैप्टर्स आपके सामने जो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने रखे कि आपको डेफिनेटली पहले इन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। जरा देखा जाए, चैप्टर्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर प्लस 3D। ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं कि जिसको एकदम से 99% चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो ये पहले वो चैप्टर्स जिसके थोड़े मीडियम से इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोई सा भी जेई का पेपर्स या शिफ्ट निकालें तो उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं, पहले भैया इजी टू डिफिकल्ट बाद में कर, पहले इजी और मीडियम तो सेलेक्ट कर। स्टूडेंट कहता है सर आपको कहना तो बहुत आसान है, सर एग्जाम में 3 घंटे बैठ करके देखिए, इट्स नॉट सो इजी कि हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके और बना लें कि आसान सा कौन सा है, मीडियम कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है। मैं कहता हूं भैया हमने भी तो पेपर दिया था और इतने सालों से देख रहे हैं। तो ऐसा कर कि जो आप अभी पेपर अपियर करेंगे मॉक टेस्ट, उस मॉक टेस्ट के थ्रू आप खुद ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस निकालेंगे कि भाई कौन सा चैप्टर्स, कौन सा टॉपिक जो आपसे इनम से इजिली बन रहा हो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। तो इजी मीडियम पहले सॉल्व किया जाए। अब मैं बता दूं, इजी मीडियम ही क्वेश्चंस आपको 18 हो जाएंगे। किसी भी शिफ्ट में एनालिसिस में आप देखें मैथमेटिक्स का 16 to 18 क्वेश्चंस इजी एंड मीडियम आए हुए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बाकी रिमेनिंग 7-8। तो हम क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चंस को फाइट करें? मुझे किसी को सामने दिखाना थोड़ी है कि देख भाई मैंने डिफिकल्ट बना दिया। नहीं भाई, मुझे तो +4 नंबर, मुझे तो मार्क्स की जरूरत, मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए। इजी क्वेश्चन भी बनाओगे वही +4 और डिफिकल्ट भी बनाओगे वही +4। तो भाई ज्यादा आपको वो दिखाने की जरूरत है, लेकिन आप खुद ही मानो आप ऐसे भी धुरंधर हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स के धुरंधर हैं, राइट। दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद है, लेकिन उसको क्या है कि कंसिस्टेंट वे में अगर आप स्टडी करें तो थोड़ी सी ये जोश आप जरूर देखें अपने एग्जाम में कि क्या रिजल्ट्स बनाकर आता है। तो ये चैप्टर से कुछ सीक्वेंसिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का ये वैसा चैप्टर जिसके अभी तक क्वेश्चंस इजी ही आ रहे हैं। तो आप क्या करें, डिफरेंशियल, आप कैलकुलस का चैप्टर उठा रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर उठाएं। अलजेब्रा में मैंने बायनोमियल भी रखा है, नो डाउट बायनोमियल में कैलकुलेटिव भी मिलेंगे। अब देखो अलजेब्रा बना रहे हो यार तो कैलकुलेशन तो बड़े मिलेंगे, अलजेब्रा का मतलब ये कैलकुलेशन, राइट। स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, इसमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजीली आते। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी बहुत ही आसान सा, लिमिट्स का क्वेश्चन भी बहुत इजी आएगा। इवन कंटिन्यूटी का भी सवाल आ जाए तो कुछ नहीं, वो तो लिमिट का ही होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कुछ पार्ट्स दिखा देता हूं, जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, अब जरा देखते जा। इसके बाद अभी मैं जितने चैप्टर्स लेके आया उसमें सवाल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आया चैप्टर्स तो भाई तुरंत करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन जरा निकालो। अरे भाई ये न्यूटन्स थ्योरम करेंटली कुछ सालों से खूब फेमस टॉपिक है ही था, अगर फिर से ये वापस न्यूटन्स थ्योरम आपके शिफ्ट में आ जाए तो डेफिनेटली आप बना करके क्वेश्चंस +4 लेकर आ जाए। कुछ सवाल देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मॉडुलस का जितना जल्दी बनाएंगे तुरंत आप इसको डिफाइन करें, तुरंत क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट कर लिया जाए वैसे क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं। सेम सीक्वेंस सीरीज का मैं बताता हूं, सीक्वेंस सीरीज का ये फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है और जा रहा है अप टू इनफाइनाइट के समेशंस, ये PYQ भी ये आए हुए सवाल है। सीक्वेंस सीरीज रिवाइज कर रहे हैं तो सम ऑफ सीरीज के पार्ट फैक्टोरियल के, रिवाइज कर रहे हो सीक्वेंस सीरीज तो ये टेलीस्कोपिक, ये बहुत ही पॉपुलर है, टेलीस्कोपिक सम्स, ये एकदम से स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। और ये सब क्वेश्चंस इतने इजीली आते हैं कि आप आसानी से बनाकर आंसर दे सकते हैं। ये कुछ चैप्टर्स जो अभी आपके सामने रखे हैं और ये कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने आपके सामने दिखाया कि कैसे आप आसान से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स को और मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं अपने मैथमेटिक्स में। सेकंड प्रायोरिटी में जो मैंने रखा है वो देखें, ये हमारी तरफ से सेकंड प्रायोरिटी में कोनिक सेक्शंस, अब जो बचा पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सिंस
थोड़े से कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं, मतलब सेकंड प्रायोरिटी में इसके क्वेश्चंस ज्यादा कैलकुलेटिव लेकिन बनते भी है। जो पहला प्रायोरिटी हमने दिया इसमें कम कैलकुलेशंस और इजी, कम कैलकुलेशंस भी और इजी भी सवाल आपको मिल जाएगा, जिसमें डेफिनेटली आपको पहले इस सेगमेंट पे प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके बनाने चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी में इस पे आए कैलकुलस, अब हमने सारे कैलकुलस सब बचे। कैलकुलस तो खैर डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस, एरिया, जितने भी चैप्टर सब बचे, एओडी, वो सारे। कैलकुलस में क्वेश्चंस मीडियम और डिफिकल्ट दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलस को जरूर सेकंड प्रायोरिटी पे रखें कि भैया हाई वेटेज सेगमेंट है ये। अभी हाई वेटेज सेगमेंट है, 30 to 35% क्वेश्चन अगर कैलकुलस से आते हैं तो क्यों हम इस सेगमेंट को वीक रखें। और बेस्ट होगा इस सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्जाम्पल से सारे चैप्टर्स की थ्योरी रिवाइज करें एंड सॉल्व पीवाईक्यू। देखें सारे लास्ट के 5 इयर्स में पीवाईक्यू कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, आए हैं, और कैसे कैसे पैटर्न बन रहे हैं क्वेश्चंस। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इज इजी टॉपिक, लेकिन ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में सिंस डिटरमिनेंट है कैलकुलेशंस बड़ा हो जाता है, तो इसको हम थोड़े कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे रखते हैं। और कभी कभी नहीं, कुछ क्वेश्चंस भी एमएनडी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किए जाते हैं, सिंस ये चैप्टर ऐसा जो बच्चे डरते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो थोड़ा सा ये पार्ट। और एक आता कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिंस ये चैप्टर पूरा थ्योरी अलग है, तो पूरा थ्योरी पार्ट अलग है, तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल नहीं बनेंगे। लेकिन चैप्टर्स बहुत ही आसान, अगर आप इसको थ्योरी वाइज कॉम्प्लेक्स नंबर को चैप्टर पढ़ लो, प्रॉपर्टीज मॉडुलस का है, आर्गुमेंट का अगर आप रिवाइज कर लो, तो पहला फेज ये तैयार हो जाता है। दूसरा फेज इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आता है, ज्योमेट्री पार्ट, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सर्कल वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तैयार रहना। ज्योमेट्री वाले पार्ट में सर्कल्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग करके जाएं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल्स का कौन सा क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड इन्वॉल्व हैं, उसको जरूर रिवाइज करें। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स तो कंबाइंड मिल जाता है, तो कॉम्प्लेक्स अगर नहीं करेंगे तो वहां क्वाड्रेटिक फंस जाएगा। ये सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और थर्ड प्रायोरिटी में अगर आप आ रहे हैं तो फिर मैं लेकर आता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वहां भी था, यहां भी डाल दिया है। मतलब थर्ड प्रायोरिटी, मतलब कि अगर आपको ये लग रहा हो कि यहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफिकल्ट बन रहे हैं तो उसको थर्ड प्रायोरिटी में भी डाल दिया जाए। और फिर लास्ट आया स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इजी है लेकिन बहुत बड़े कैलकुलेशंस में बीच में कहीं भी गलती से एक आध कैलकुलेशन मिस हुआ, याद होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई वगैरह कैलकुलेशन चल रहे हैं, तो अगर उस स्टैटिस्टिक्स में एक भी कैलकुलेशन मिस हुआ तो गलत। हाँ, इजी कैलकुलेशन है इसके। स्टैटिस्टिक्स में आपको बता देते कौन कौन सा पार्ट, मीन वेरिएंस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, पॉपुलर टॉपिक है मीन वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स का, और इजी क्वेश्चंस आ जाएंगे, छोटे से फॉर्मूले आसान सा आ गया, बना दिया, +4 अपने हाथ। पीएनसीएन प्रोबेबिलिटी में मैं कहूंगा कि पहले प्रोबेबिलिटी की बात, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इजी आ जाए बना ले, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम आसान सा सवाल आए बना दिया जाए। लेकिन ये कुछ ऐसे पार्ट हैं थर्ड प्रायोरिटी में कि भैया अगर इसके डिफिकल्ट हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। इजी क्वेश्चन है लेकिन पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। भैया आसान सा सवाल आ गया पीएनसी का, बना दिया, चल दिया, बाहर निकलो एग्जाम का, बोला कि पीएनसी मेरा बहुत स्ट्रांग है, भले ही इजी सा क्वेश्चन था तुमने बना दिया, बोला पीएनसी मेरा बहुत स्ट्रांग है। कोई भी सवाल पूछ लिया, आज नहीं, आप तो एग्जाम दिया है। मतलब इस तरह से आप अपने आप के धुरंधर है तो ऐसे दिखाना भी तो जरूरी है कि आपने कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनाए हैं। इसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर्स है। तो ये कुछ सीक्वेंसिंग में मैंने रखे प्रायोरिटी वाइज कि आप पढ़ने के लिए ऐसे चैप्टर्स को सीक्वेंस बनाओ, पहला चीज। और दूसरा चीज कि क्वेश्चंस के इस सेगमेंट इसके क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग भी जरूर करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली मैं बता देता हूं कि जहां पर अभी आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर, 45 नंबर्स अगर अभी मैथमेटिक्स में आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, तो डेफिनेटली आप 60 प्लस लेकर आएंगे। एक बार आप बाउंड्री बना दें कि 60 मार्क्स से मुझे कम आना नहीं है, 60 से जितना आप इन एडिशन करें उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है टू अचीव 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। सो लास्ट अगर मैं कहूं घुमा फिरा के, तब ये आखिरी पड़ाव पे लेके आ रहा हूं। जैसे बच्चे कुछ अभी कह रहे थे कि नहीं सर हम कुछ चैप्टर छोड़ के जाएं, 70% पढ़ के जाएं, 80% पढ़ के जाएं, वैसे बच्चे फंसेंगे। वैसे कैसे बच्चे फंसेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन खूब पढ़ कर गया, बाइनोमियल छोड़ दिया। अब सुनो, बाइनोमियल छोड़ दिया, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन, ये लोकस डिमांड किया है सेंट्रोइड का। अरे भाई साहब ये इतना इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रोइड का लोकस डिमांड कर रहा है, बिकॉज यहां साइन और कॉस है। साइन और कॉस से लोकस निकालने का मेरे पास बेस्ट एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन ये स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, कारण कि जो वर्टेक्स सी दिया है उसमें आर और एन कैलकुलेट कराने के लिए आपको ये एनसीआर की प्रॉपर्टी से सॉल्व कराया जाएगा। आई नो इट्स बिग क्वेश्चन, कैलकुलेशन बड़ा है,
लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि बाकी के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट है, हमसे बने नहीं, अगर ये मेरे से बन सकते हैं, बाई चांस अगर हम बायनोमियल का भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज एनसीआर का पढ़ते, तो 2 मिनट में इसको सॉल्व किया, 2 मिनट में लोकस सॉल्व किया, 4 मिनट में +4। हम कहां कह रहे हैं कि मुझे पूरा का पूरा 20 सवाल 25 सवाल बनाने, 70 मिनट्स पेपर में जरूर अटेम्प्ट दे आप टाइमिंग के साथ, और उसमें हर एक सवाल में अगर 4 मिनट भी दे रहे हैं तो यू हैव अटेम्प्टेड 18 क्वेश्चंस। बुरा नहीं है, और आपके मार्क्स भी बढ़िया मिल जाए। ये लास्ट आपके लिए था कि कोई भी चैप्टर्स छोड़ना मत। कैसे? इवन एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन जिसमें कैलकुलस का सवाल आया और लास्ट में एक अल्फा वैल्यू निकाला कैलकुलस से और बीटा निकाल दिया, कुछ इलिप्स की इक्वेशंस। अब कोई कैलकुलस सब लोग खूब जोश में पढ़ के चला गया, इलिप्स छोड़ दिया, वो सवाल बना नहीं पाएगा, उससे +4 नहीं निकाल पाएगा। तो ये पूरे पढ़ने का स्टाइल में ये है कि दो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कंबाइन करके अगर सवाल दे दी जाए, यू शुड बी रेडी फॉर इट। करेक्ट? तो ये पूरे सेगमेंट में अगर मैं कहूं तो ओवरऑल पूरे प्रिपरेशंस की बात हमने कर दी है कि आप राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक, और लास्ट के जो 4 डेज बचेंगे उसमें से जितने भी अभी मॉक टेस्ट से आपने लर्न किया, आपने सीखा, उसको वापस से बैक टू बैक रिवाइज करें। टेस्ट का मैं आखिरी स्टेटमेंट देने वाला हूं, हाउ टू रिवाइज योर मॉक टेस्ट। जिस दिन आप मॉक टेस्ट, हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, टाइम निकालना है मॉक टेस्ट के एनालिसिस के साथ ही यू हैव टू मेक एरर बुक। क्या क्या गलती किया आपने, वो एरर बुक बनाए। और हर एक टेस्ट के बाद, ये मेरा अब गोल्डन वर्ड्स आ रहा है, हर एक टेस्ट के बाद यू सेलेक्ट 3 टॉपिक्स। मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक्स सेलेक्ट करो जिससे आप क्वेश्चन बने ही नहीं। लाइक न्यूटन लेबनिज थ्योरम का सवाल नहीं बना, डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन नहीं बना, इलिप्स के सवाल नहीं बने। 3 क्वेश्चन हर एक मॉक टेस्ट के बाद 3 डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लिया जाए जिसके सवाल नहीं बने हैं। इमीडिएट टेस्ट देने के बाद आप वहीं पर क्या करें, इसी 3 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जाए और इमीडिएट रिवाइज करें। इमीडिएट तुरंत नोट्स पलट करके, तुरंत एग्जांपल देख देख करके रिवाइज कर। अच्छा, ये न्यूटन लेबनिज थ्योरम कहां था यार, नोट्स पलटा गया, बुक पलटा गया, उसके एग्जांपल्स, न्यूटन लेबनिज थ्योरम स्ट्रांग हो गया। अगले दिन न्यूटन लेबनिज का आएगा सवाल, आप तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपने रिवाइज ऐसे भी एवरीडे कर ही रहे, न्यूटन लेबनिज भी पढ़े होंगे, लेकिन टेस्ट के बहाने जो रिवीजन होता है वो इतना स्ट्रांग होगा, मैंने खुद किया था, मुझे पता है, इतना स्ट्रांग रहेगा कि वो टेस्ट में कम से कम कोई सवाल छूटेगा और न्यूटन लेबनिज नहीं छूटेगा, बिकॉज आपने टेस्ट के बहाने रिवाइज किया। हर दिन अगर आपने 2-2 3-3 टॉपिक्स में, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट में रिवाइज करके खत्म, है ना। हर टेस्ट के 3 टॉपिक्स में सिर्फ नोट्स, एग्जांपल्स पलट करके और खत्म, दिमाग में कि भैया आज मैंने ये टेस्ट के थ्रू ये 3 टॉपिक्स रिवाइज किए। हर दिन अगर 3-3 टॉपिक्स फिक्स करते जाएं तो डेफिनेटली आपके आने वाले 1 महीने में देखना इतना स्ट्रांग हो जाएगा सारे के सारे चैप्टर्स, और ये एक्सपोनेंशियली राइज होता है मैथमेटिक्स में नंबर्स, मैं बताता एक्सपोनेंशियली, बिकॉज आपका कैलकुलेशंस फास्ट होगा, आपके एक्यूरेसी बढ़ेंगे, आपके चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जो पहला मॉक टेस्ट या दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इसी लेवल का जेईई मेन का तो आखिरी में भी आने वाला है। जो आखिरी मॉक टेस्ट आप लास्ट में देंगे, देखना किस तरह से शूट अप करेगा आपके मार्क्स। तो ये अगर इन स्ट्रैटेजी को, मेरे इस सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप देखना एक दिन मैथमेटिक्स में बहुत ही बेहतर मार्क्स लेके आएंगे। और जाते जाते एक शब्द बोलूंगा कि कोशिश करें डिस्कशन करने की सॉल्यूशंस, राइट। केवल ऑनलाइन सॉल्यूशंस देख करके उस पर ज्यादा वो ना करें। मुझे ऐसा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करें, टीचर्स के साथ भी डिस्कस करें, जहां भी अवेलेबिलिटीज है। उससे क्या होगा ना कि डिस्कशन लंबे टाइम तक याद रहता है और बहुत स्ट्रांग होता है। तो रादर देन गोइंग, अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो चलो ऑनलाइन सॉल्यूशन ही है कि आप घर पे बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर जरा भी एक्सेस है कि फ्रेंड्स के साथ बैठकर 1 घंटा डिस्कस कर लिया टेस्ट के बाद, और या तो टीचर्स के साथ बैठकर डिस्कस कर लिया, वो सबसे स्ट्रांग आपको बनाएगा मैथमेटिक्स में। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल, मिलते हैं।